Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the transport of minerals in the plants. So let's move to the classboard. जी तो dear students, अब डिस्कस करेंगे हम water and mineral uptake by the roots and xylem and phloem. क्लियर कि रूट से xylem तक पानी और मिनरल्स किस तरह से पहुंचता है, फिर phloem तक कैसे पहुंचता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच ईजी. इसमें बहुत से MCQs बन सकते हैं एज पर MTCAT. सो यहाँ पर मैंने एक लेयर्स की शक्ल में रूट की जो सीक्वेंस है सेल्स का उसको मैंने ड्रॉ किया है. क्लियर. सो थोड़ा सा शायद अगर कंफ्यूज ना करें तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसको एक इस तरह से भी बना देता हूँ. दीज आर स्क्वायर बॉक्सेस. ये एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. So this is how, and you can see over here. तो ये है रूट हेयर, जो यहाँ पर रूट हेयर है, और उसके बाद ये एपिडर्मिस जो कि यहाँ पर मौजूद है. दिस इज एपिडर्मिस. और फिर ये 2 से 3 लेयर्स, ये कॉर्टेक्स, और उसके बाद फिर एंडोडर्मिस, और फिर उसके बाद ये पेरिसाइकल, और फिर उसके एंड पे मौजूद है दिस इज जाइलम. तो ये तरतीब है. इसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया था कि ये तरतीब आपको समझ आ सके. सो ये मैंने इसको डिटेल्स थोड़ा ड्रॉ किया इनकी सेल वॉल मेम्ब्रेन्स को ड्रॉ करके. सो दिस इज रूट हेयर. रूट हेयर इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. तो ये एपिडर्मल सेल है. उसके नीचे ये 2 से 3 लेयर्स हैं कॉर्टेक्स की, द ब्रॉड लेयर, द मोस्ट ब्रॉड लेयर ऑफ द प्लांट्स. सो और उसके बाद फिर एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बाद देयर इज़ पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के एंड पे मौजूद है जाइलम, विच इज़ द ट्रांसपोर्ट ट्यूब फॉर वाटर एंड मिनरल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब होंगे, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस जो है वो स्लाइड में देख लिया कि किस तरह से वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस जब होगा, अगर सॉइल के अंदर मौजूद वाटर पोटेंशियल हाई होगा तो तभी वो एंटर हो सकेगी इनटू द रूट्स, और फिर रूट्स के आगे वो सारा सिस्टम चलेगा. सो वाटर एंटर होगा अलॉन्ग विथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स, और 3 रास्ते अख्तियार कर सकता है. इट मे टेक 3 पाथवेज टू रीच द जाइलम, फ्रॉम रूट्स टू द जाइलम, यानी आफ्टर इट्स एब्जॉर्बेंस. सो 3 पाथवे ये चुन सकता है. सो दीज आर एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे. क्लियर. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द एपोप्लास्ट पाथवे. ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर रूट है. MCQ उसके मार्क निकाल लीजिए. ठीक है. ये एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बारो बार, मतलब कि इनटू द सेल वॉल. तो द एडजेसेंट सेल वॉल्स, जो एडजेसेंट सेल वॉल, एडजेसेंट मतलब एक सेल के साथ दूसरे सेल की ये जो बाहर सेल वॉल है, दे अप टू एंडोडर्मिस आर, जो कि ये इस सेल वॉल टू सेल वॉल इसकी ट्रांसपोर्ट होनी है. यहाँ पर वाटर की, ये देखिएगा, ये जो आपको पिंक नज़र आ रही है, यहाँ से ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर जो है वो एंटर हो रहा है. मतलब कि बाहर रूट के सॉइल के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई, रूट्स के अंदर, ये रूट हेयर के अंदर लो. तो यहाँ से एंटर हुआ वाटर लाइक इन दिस डायरेक्शन. इसकी सेल वॉल, सो सेल वॉल, एपिडर्मल सेल की सेल वॉल, और अगले कॉर्टेक्स की सेल वॉल टू सेल वॉल. सो ओवर हेयर द वाटर मूव्स फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल. सेल वॉल टू सेल वॉल देखें, ये बारो बार सेल से बाहरों बार ये चलता जाता रहा है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि ये कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ एंडोडर्मिस तक. एंडोडर्मिस से आगे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि एंडोडर्मिस से पहले ही जहाँ से एंडोडर्मिस स्टार्ट होता है वहाँ पर मौजूद है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, दे आर अ बैंड ऑफ सब एरिन एंड लिग्निन बेस्ड स्ट्रक्चर, जो कि बॉर्डर करता है इसको चारों तरफ से. ठीक है. इसके सेल वॉल को, which are bordering the 4 sides of the root endodermis. तो ये इसने ब्लॉक कर दिया. किसको ब्लॉक किया? सेल वॉल को इसने ब्लॉक कर दिया है. अंदर अभी जगह है तो ये सेल वॉल ब्लॉक्ड है. तो अब वाटर जो इस एपोप्लास्ट पाथवे से आया था, आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट हेयर टू द एपिडर्मल सेल्स टू द कॉर्टेक्स टू द कॉर्टेक्स टू द कॉर्टेक्स, एंड व्हेन एज सून एज इट एंटर्स इनटू द एंडोडर्मिस, सो आगे चूंकि इसकी सेल वॉल तो ब्लॉक है,
आगे नहीं जा सकेगा बिकॉज ऑफ द कैस्पियन स्ट्रिप्स। तो इसको इट मस्ट हैव टू टेक नाउ आइदर द वैक्यूलर पाथवे और द सिम्प्लास्ट पाथवे। क्लियर? तो इस तरह सेल वॉल टू सेल वॉल ये ऐसे मूव करना, ये कहलाता है एपोप्लास्ट। और आम तौर पर यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज, उसको हम एक नाम देते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज इम्बिबिशन। आपको याद है कि इम्बिबिशन पानी को जज़ब करना, सक कर लेना बाय द सेल वॉल्स। तो जिसकी वजह से वाटर जब से वो सक करता है सेल वॉल्स, वो उनका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, विदाउट बीइंग डाइल्यूटेड। और दिस इज सो सेल वॉल टू सेल वॉल जो मूवमेंट हो रही है वाटर की, दिस इज एपोप्लास्ट। नाउ द सेकेंड पाथवे विच द वाटर में टेक to enter or to reach to the xylem, so that is the Symplast pathway। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है। तो आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट सेल्स, उनकी सेल वॉल के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं। There are some special pores। इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। These are specialized pores present in the cell wall of the plant cells, जिससे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है। सो दिस इज, इसी तरह से अगर इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, ये जो पाथवे है, अगर इसमें प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा, सेल से होता हुआ वाटर और मिनरल्स, प्लाज्मोडेस्माटा फिर प्लाज्मोडेस्माटा फिर प्लाज्मोडेस्माटा फिर प्लाज्मोडेस्माटा, सो इट ऑन एंड ऑन विदाउट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट जो है, याद रखिएगा, इट इज इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द रूट्स। सिम्प्लास्ट क्या है? इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द रूट्स। द साइटोप्लाज्म कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, अभी आपको जिक्र किया, ये साइटोप्लाज्म इसका और इसका आपस में किससे कनेक्टेड है? एक स्पेशल पोर से जो कि सेल वॉल के अंदर आमतौर पर होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सो द साइटोप्लाज्म कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा एंड द वाटर एंड मिनरल्स वंस इन द साइटोप्लाज्म, पानी एक दफ़ा जैसे यहाँ से ऑस्मोसिस के जरिए, एंड ऑस्मोसिस के जरिए पहुँच गया रूट हेयर से एपिडर्मल सेल में, वंस इट इज इनसाइड दिस द साइटोप्लाज्म, नाउ इट कैन मूव विदाउट इन्वॉल्विंग मेम्ब्रेन्स, बगैर मेम्ब्रेन्स को इन्वॉल्व किए, क्योंकि ये सुराख से जा रहा है, ठीक है, तो ये सुराख सेल वॉल के अंदर है। सो इट कैन मूव फ्रीली एंड ईजिली फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल स्ट्रेट अवे, ये दरमियान में ये जो ये स्पेसेस हैं, दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा। सो स्ट्रेट अवे इट मूव्स एंड डाउन फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द कॉर्टेक्स टू द कॉर्टेक्स टू द कॉर्टेक्स टू द एंडोडर्मिस। नो प्रॉब्लम, नो obstruction over here, and from that to from endodermis to the pericycle and from pericycle to the xylem. So it reaches over here। और जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें ये वाला जो पाथवे है सिम्प्लास्ट, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्ट, सेल वॉल टू सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल्स, दैट इज एपोप्लास्ट। और एक और एपोप्लास्ट के हवाले से याद रखना है, ये बार बार आपसे जिक्र करो, इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर रूट, जबकि सिम्प्लास्ट इट इज़ इंट्रा सेलुलर रूट। ये सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे ये सेल के अंदर से होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिम्प्लास्ट में याद रखिएगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं, एक दफ़ा साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया सही पानी, अब इसमें मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि डायरेक्टली ये एक साइटोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म देखें ये सुराख के जरिए कनेक्टेड है, तो इसमें मेम्ब्रेन क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लिखा है वाटर एंड मिनरल्स वंस इन द साइटोप्लाज्म मूव्स विदाउट इन्वॉल्विंग मेम्ब्रेन्स एंड द मूवमेंट। एक और अहम बात, इस मूवमेंट को एड करवाया जा सकता है बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। द मूवमेंट माइट बी एडेड, हेल्प की जा सकती है बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पढ़ चुके हैं आप, दैट इज द इंटरनल सेल मोशन। किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन द सेल, और उससे वो साइक्लोसिस भी जिसको हम कहते हैं वो भी हो पॉसिबल है, ठीक है। सो इन ये वाले इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं ये इस पाथवे को यानी कि वाटर को और मिनरल्स को जल्दी पहुंचाने में हेल्प आउट करेंगी टू द जाइलम। क्लियर? एंड द लास्ट पाथवे, द थर्ड वन इज द वैक्यूलर पाथवे। यहाँ पे देख सकते हैं
तो ये वैक्यूल आपको पता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, छोटे छोटे भी वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर। तो वाटर जैसे ही एंटर होगा यहाँ पे, जो यहाँ पर मौजूद है वो एक वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल, तो ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जा रहा है। तो वैक्यूल से जाएगा, यानी कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट, वहाँ से वाटर जाएगा तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ से जाएगा फिर उसमें वैक्यूल, वैक्यूल टू वैक्यूल, वैक्यूल टू वैक्यूल, अल्टीमेटली इट रीचेस द जाइलम। सो वाटर मूव्स from vacuole to vacuole via neighboring cells, move via membranes। याद रखिएगा इसमें membranes इन्वॉल्व नहीं है, इसमें membranes इन्वॉल्व हैं और इसमें सेल वॉल इन्वॉल्व है। इसमें भी membranes इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आफ्टर एंडोडर्मिस membranes इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। सो अगर वो वैक्यूलर पाथवे को ऑप्ट करेगा तो। एंड द टोनोप्लास्ट बाय ऑस्मोसिस, so the water and the minerals move via membranes and tonoplast by osmosis। तो vacuole to vacuole, vacuolar pathway, और cell wall to cell wall, that is apoplast pathway, जिसी वजह से हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रूट भी कहते हैं। लेकिन ये कहाँ तक चल सकता है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स तक। एंडोडर्मिस में चूँकि वहाँ पर कैस्पिरल स्ट्रिप्स हैं, so it will be blocked। and the third one, the most important one, that is symplast। So symplast, it is the movement of water and minerals through the plasmodesmata, the special pores present in the cell wall of the plants through which the cytoplasm of the one cell is connected to the next cell। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल straight away ये blue line जो नज़र आ रही है that is symplast, ये pink line जो नज़र आ रही है ये cell wall to cell wall, cell wall to cell wall, यहाँ पे रुक गया, अब अंदर आएगा या वैक्यूलर पाथवे या फिर symplast पाथवे, और ये रहा वैक्यूलर पाथवे। क्लियर? जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। क्लियर? सो मिनरल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट सॉइल से रूट्स में, फिर रूट से होते हुए वो किस तरह से आगे रूट सेल्स में से पास करते हुए जाइलम तक पहुंचेंगे और जाइलम से किस तरह से फिर आगे मूव करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर? उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो वाटर की ट्रांसपोर्ट तो हमने डिस्कस कर ली है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मिनरल्स कहाँ पर मौजूद है? पहली चीज़ तो ये है, वेरी कॉमन सेंस, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो सॉइल से मिनरल्स कैसे प्लांट में आएंगे? तो दे मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर? तो वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे तो तभी वो अवेलेबल होंगे प्लांट के लिए कि वो उसको इस्तेमाल कर सके, अपने अंदर वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर सके। तो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करवाने के लिए कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व हो सकता है? Yes, you are right. It is the roots. Clear? So the roots provide the surface area. पहली बात तो ये कि ये एंकरेज भी प्रोवाइड कर रही है। रूट्स दे प्रोवाइड एंकरेज। एंकरेज का मतलब है कि वो उसको ग्रिप दे रहे हैं ज़मीन के ऊपर, मट्टी के ऊपर। प्लांट एक खड़े हैं ज़मीन के ऊपर तो रूट्स की मदद से खड़े हुए हैं, वो इट प्रोवाइड्स एंकरेज। और नंबर 2, जो कि अनदर वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स इज़ that they absorb minerals and water from the soil। Clear? तो ये वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन इसका मेजर जो है वो फंक्शन में शामिल है, along with the anchorage to the soil। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हर किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? देयर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। याद रखिए कितने? 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय द प्लांट्स। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज वाटर, एंड नंबर 3 इज द मिनरल्स। तो इसकी डिस्कशन हो चुकी है, अब तीसरे की बारी है। तो रूट्स जो होती हैं, दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन which is achieved by the extensive branching। तो रूट्स बेसिकली वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जिसकी मदद से जो वाटर और मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो हो सकती है। क्लियर? अब वो कैसे पॉसिबल है? रूट्स एक्सटेंसिवली ब्रांच करती हैं, ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग। तो छोटे छोटे रूट्स, बहुत सारे रूट्स बन जाती हैं। क्लियर?
सो इस तरह से जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में, रूट्स का जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में, रूट्स के साथ छोटे छोटे वाइट कलर के थिन टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। तो दे आर द स्ट्रक्चर्स, दे आर द मेजर साइट, दे आर द मेन साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर? सो द डेंस cluster of tiny hair-like structures which are the extensions of epidermal cells of the roots. In the previous lecture we have also drawn the diagram. तो जो सबसे बाहर प्लांट्स में कौन सी लेयर होती है, जैसे हमारी स्किन है तो प्लांट्स में कौन सी होती है, एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स के, उनकी एक्सटेंशंस होती हैं जिनको कहा जाता है रूट हेयर्स। क्लियर? सो दे आर वेरी tiny, small and thin walled and dense means ऐसे गुच्छे में काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं hair like structures. So note for the MCQ, most एक तो MCQ ये बनेगा epidermal cells of the root, ठीक है, जो root hairs हैं, these are the extensions of epidermal cells of the roots. Number 2, most of the uptake, यहाँ पे word आ रहा है most of uptake of water and minerals takes place via root hairs. Important MCQ. Clear? और रूट्स जितना टोटल एरिया ज़मीन के नीचे बिछाती हैं अपना, जितनी से वो सरफेस एरिया को कवर कर रही होती हैं रूट्स, तो उसका 67% जो है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द रूट हेयर्स। याद रखिएगा इस MCQ को। तो 67% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय द रूट्स इज ड्यू टू रूट हेयर्स। यानी अगर जितना भी वो रूट सिस्टम है प्लांट का, उसको हम 100% में के डिवीजन करें तो 67% जो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द रूट हेयर्स। MCQ है। रूट से याद आया एक MCQ है यहाँ पर, एक दरख्त है प्रोसोपिस, एक लेग्यूमिनोसी फैमिली, फलियों वाली फैमिली जिसमें फलियाँ लगती हैं, ये उस फैमिली से बिलोंग करने वाला एक दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे वो हम कहते हैं ना बोर्ड का दरख्त, उसी टाइप का ये दरख्त है, इसका नाम है प्रोसोपिस। और ये प्रोसोपिस जो है इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है रूट्स की, इट इज़ 50 मीटर्स डाउन टू द अर्थ। 50 मीटर मतलब कि 150 फुट से भी ज़्यादा इसकी गहरी जड़ें होती हैं। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ मोर, ठीक है, बहुत डेप्थ है, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो इस प्लांट, ये दरख्त की ये हाइट में भी बहुत बड़ा है, तो इसकी हाइट को शाह बलूत भी समटाइम्स इसको कहा जाता है, शाह बलूत। तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट है, ये बहुत बड़ा दरख्त होता है। तो इसने बड़े दरख्त को सपोर्ट करने के लिए उसकी जड़ें भी गहरी होनी चाहिए। तो इसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, दे आर 50 मीटर्स डीप। क्लियर? अब आते हैं कि जो मिनरल्स है प्लांट ने एब्जॉर्ब करने, ये तो कुछ हमने उसके कैरियर की बात करी ना, एब्जॉर्प्शन होनी कहाँ से है। अब हम बात करें कि जो एब्जॉर्प्शन है मिनरल्स की, वो उस सूरत में हो सकती है जब मिनरल्स पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, when they are in their ionic forms, क्योंकि वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होते हैं they are converted into the ions. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा ना हो, आपने मिनरल कोई फेंका मिट्टी के अंदर, तो क्या होगा, इट विल फॉर्म द आयनिक बॉन्ड विद द सॉइल पार्टिकल्स। आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर? तो वो जब आयनिक बॉन्ड बना लेगा सॉइल पार्टिकल्स के साथ, सो इट विल बी अनअवेलेबल फॉर द रूट्स टू टेक इनसाइड और टू अपटेक देम। सो इट मस्ट बी इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो मिनरल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे अलॉन्ग विद वाटर, डिसॉल्व वाटर, तो तब ही वो प्लांट के लिए अवेलेबल हैं, अदरवाइज दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट टू। चाहे जितने मर्जी इसके आसपास आप मिनरल्स फेंक दें, अगर आपने उसको पानी नहीं साथ में दिया तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। आपने कभी नोट किया किसान क्या करते हैं, पहले फर्टिलाइजर्स को फेंकते हैं, ठीक है, खाद फेंकते हैं, पहले खाद फेंकते हैं खुश्क खेत के अंदर, खाद फेंकने के बाद फिर फर्टिलाइज़र फेंकने के, वो उसको डिस्पर्स करने के बाद फिर उसको पानी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होंगे, सो दैट इज़ हाउ दे आर अवेलेबल टू द प्लांट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। तो याद रखिएगा, मिनरल्स बाउंड बाय आयोनिक बॉन्ड्स टू द सॉइल पार्टिकल्स व्हेन नॉट इन सोल्यूशन फॉर्म नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। यानी कि अगर मिनरल्स जो आपने फेंके हैं, अगर आपने खाली मिनरल्स फेंक दिए और उनको सोल्यूशन फॉर्म में नहीं फेंका, मतलब कि ऊपर पानी ऐड नहीं किया,
तो वो सॉइल पार्टिकल से किस तरह से अटैच होंगे, एमसीक्यू नोट कर लीजिए, आयोनिक बॉन्ड्स की मदद से। दे आर अटैच टू द सॉइल पार्टिकल्स बाय आयोनिक बॉन्ड्स। तो आयोनिक बॉन्ड के जरिए अटैच हो गया तो अब वो रूट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अब डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस, वो कौन कौन से प्रोसेस होंगे और कौन कौन से पाथवे होंगे जो कि ये मिनरल्स अख्तियार कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए हमने देखा कि वो 3 पाथवेज थे, सिम्प्लास्ट थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा एंड द एपोप्लास्ट थ्रू द एडजेसेंट सेल वॉल्स एंड द वैक्यूलर पाथवे। तो यहाँ पर भी देखते हैं। तो बहुत सादा सी बात है डियर स्टूडेंट, क्योंकि मिनरल्स अकेला तो जा नहीं सकता, ठीक है, इसने पानी के अंदर डिजॉल्व होकर जाना है। तो जो रास्ता वो वाटर अख्तियार करेगा वो उसी रास्ते के ज़रिए ये मिनरल्स भी साथ में हो लेंगे। क्लियर? सो कुछ प्रोसेसेस का जिक्र है। तो प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स 2 ही तो होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दोनों तरीक़ों से जो है वो मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है हम उसको डिवाइड करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है दैट इज़ फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम फर्दर, हम यहाँ पर मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनरल्स में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो सकती है, या तो डिफ्यूजन के जरिए, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। क्लियर? तो दोनों तरीकों से देखेंगे। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, पल्ले बांध लीजिए कि मोस्ट ऑफ द आयंस आर टेकन अप बाय द रूट्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? आगे जाके मैं मार्क करवाता हूं आपको एमसीक्यू। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस स्टफ। सो द पैसिव अपटेक इन्वॉल्व्स, तो पहले हम डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को। सो द पैसिव अपटेक इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन, दैट इज डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम मूव करते हैं, या जिसको कहते हैं अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन कैसे? वाया प्लाज्मोडेस्माटा भी हो सकता है। मतलब अगर प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा, दिस आर स्पेशल पोर्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल, तो इसे क्या कहते हैं? ये सिंपलास्ट पाथवे के जरिए भी जा सकते हैं मिनरल्स डिसॉल्व विद वाटर टू द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर उसके बाद टू द सैप इन द जाइलम सेल्स, और वहाँ से फिर ये ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए आखिरी किनारे तक पहुँचाए जाएंगे। क्लियर? अब एक तो डिफ्यूजन के जरिए किस तरह से डिफ्यूज करके एपिडर्मल सेल से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस बाय सिम्प्लास्ट पाथवे, बाय द प्लाज्मोडेस्माटा हो गए। एक और भी तरीका हो सकता है, दूसरा रास्ता जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो हो सकता है दैट इज बाय द एपोप्लास्ट पाथवे। और एपोप्लास्ट पाथवे में क्या था? सेल वॉल टू सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल टू सेल वॉल वो मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे पानी मूव करता है उसी के साथ साथ सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जो मिनरल्स अंदर आ गए हैं पानी के साथ, उनकी एंट्री हो गई है, तो वो उस रास्ते को भी अपना सकते हैं। सो द डिफ्यूजन ऑफ आयंस आल्सो टेक्स प्लेस बाय मैस फ्लो। मैस फ्लो डियर स्टूडेंट समझते हैं ना कि वाटर के साथ डिसॉल्व्ड जो मिनरल्स होते हैं इसको मैस फ्लो कहते हैं, इसको बल्क फ्लो कहते हैं, अलोंग द एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, एपोप्लास्ट पाथवे की एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज कि एपोप्लास्ट पाथवे एपिडर्मिस से तो एंटर हो गई है वाटर के साथ, वहाँ से कॉर्टेक्स के सेल्स में भी 2-3 लेयर्स क्रॉस कर ली, लेकिन उसके बाद है एंडोडर्मिस। तो आपको याद है कि एंडोडर्मिस जो होती है प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसमें एंडोडर्मिस दैट इज उसकी जो सेल वॉल्स के अंदर मौजूद है एक ब्लॉक जिसको हम कहते हैं द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वो सेल वॉल्स को ब्लॉक कर देती हैं। और एपोप्लास्ट पाथवे वो आही सेल वॉल से रहे, मतलब इनके आगे जैसे ये पहुंचेंगे एंडोडर्मिस में तो आगे क्या शो होगा? दैट इज दी एंड, ब्लाइंड एंड, इसके आगे आप नहीं जा सकते, स्टॉप। अब अगर वहाँ से मिनरल्स को या उनको वाटर को डिसॉल्व मिनरल्स को मूव करना है तो अब वो वहाँ पर अपन उनको रूट चेंज करना पड़ेगा। तो एंडोडर्मिस से उनको अंदर आना पड़ेगा वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म टू द वैक्यूल यानी टोनोप्लास्ट के जरिए। सो दिस इज हाउ। सो लेट्स हैव अ लुक। सो बट कैन ओनली रीच द एंडोडर्मिस, वो सिर्फ एंडोडर्मिस तक पहुंच सकते हैं एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए। वेयर द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये वो स्ट्रिप्स हैं जो सब एरिन और इससे लिग्नन से मिलकर के बनती हैं, विच प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेस,
वो आगे नहीं जाने देंगी, रोक लेंगी। चेक है, चेक पोस्ट है। टू क्रॉस एंडोडर्मिस, अब एंडोडर्मिस को अगर उन्हें क्रॉस करना है, द आयंस मस्ट पास बाय डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द एंडोडर्मिस एंटरिंग साइटोप्लाज्म, पॉसिबली देयर वैक्यूल्स। ये चीज़ याद रखनी है। तो साइटोप्लाज्म में एंटर होंगे, लेकिन पॉसिबली ज़्यादा चांस किसका है कि वो वैक्यूल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो वैक्यूलर पाथवे को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो एपोप्लास्ट आगे किस में जाके वो उसमें रूट कौन सा चेंज कर लिया है, द वैक्यूलर पाथवे। और डिफिजन डायरेक्ट वैक्यूलर पाथवे से भी हो सकती है, यानी शुरू से भी वो वैक्यूलर पाथवे के जरिए हो सकती है। हम अभी तक सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं। सिंप्लास्ट में भी चले गए, एपोप्लास्ट में भी चले गए, और अब हम बात कर रहे हैं वैक्यूलर पाथवे की। तो वैक्यूलर पाथवे में वैक्यूल टू वैक्यूल इन्वॉल्विंग द मेम्ब्रेन्स। और याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जो सिंप्लास्ट है, जिसमें हम बात करें एडजेसेंट, जिसमें वो सेल वॉल्स के दरमियान जो प्लाज्मोडेस्माटा है, यहाँ पर भी कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। और जो एपोप्लास्ट है वो तो है ही सेल वॉल से, तो यहाँ पर भी कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। मेम्ब्रेन कहाँ पर इन्वॉल्व होगी, वैक्यूलर पाथवे में, और वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होगी। और वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्लियर? सो द आयंस मूव along their concentration gradient via cell membranes to the cytoplasm and tonoplast and reach the dead cells, which are called as the xylem, the tube for transport of water and minerals. Is that clear? या फिर एक और भी तरीका हो सकता है, that is facilitated diffusion। तो पैसिव अपटेक में एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का मतलब है कि किसी चीज़ को आप मतलब कि कोई आसानी पैदा करना। ठीक है, किसी की चीज़ की मूवमेंट के लिए, किसी के लिए आसानी पैदा करना, हम कहते हैं इसको फैसिलिटेट किया जाए, फलां चीज़ से फैसिलिटेट किया जाए, मतलब कि हम उसके लिए आसानी पैदा करें। तो है तो डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन उसके लिए रास्ता बनाया जाएगा, उसके लिए चैनल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, जो कि प्रोटीन से मिलकर के बने होंगे, तो उससे जो ट्रांसपोर्ट है वो आसान हो जाएगी। क्लियर? सो लेट्स सपोज कि जैसे मैं कहता हूँ आप कमरे में एंटर हो जाओ, तो दो रास्ते कमरे में एंटर होने के, एक तो खिड़की है और दूसरा दरवाज़ा है। तो अगर आप खिड़की से आओगे तो मुश्किल होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो तो रास्ता है नहीं, बाहर से आना पड़ेगा, दीवार टाप के आना पड़ेगा। क्लियर? फलांग के आना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर दरवाजे की बात करें तो फिर ये आपको दरवाज़ा लगाकर दीवार के अंदर फैसिलिटेट किया जा रहा है, यहाँ तक बहुत आसानी से आ जाओगे। तो 1 मिनट में जितने लोग यहाँ से आ जाएंगे, शायद खिड़की से कोई 10 मिनट में भी ना आ सकें। ठीक है, तो ये फैसिलिटेशन है। इसी तरह से जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स के, उनके अंदर प्रोटीन चैनल्स होते हैं, और वो चैनल्स के क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं द पैसिव अपटेक ऑफ मिनरल्स को, ताकि आसानी के साथ फौरन आते जाए फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। सो सम आयंस, ज़्यादा नहीं, सम आयंस आर कैरिड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय द कैरियर मॉलिक्यूल्स। और कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दे आर द प्रोटीन्स, या इनको चैनल्स भी कहा जाता है, in the cell membranes of epidermal and the other root cells. Is that clear? और अब आखिरी ट्रांसपोर्ट से जो प्रोसेस बच जाता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखिए जो मैंने शुरू में बात की थी, मोस्ट, वर्ड इज मोस्ट, इसको मार्क कर लीजिए, मोस्ट ऑफ आयंस टेक अप बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दे आर टेकन अप बाय एक्टिव, ज्यादातर आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव इज अलोंग और डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई। तो जब भी किसी चीज़ को लो से हाई में जाना है, मतलब कि अगर रूट से उसको सॉइल से उसको रूट्स में जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी मिनरल्स मौजूद हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें फिर एनर्जी सर्व होगी, और वो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर? सो द आयंस मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव, और ये बहुत सेलेक्टिव होती है। ठीक है, एंड डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पे क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, उससे ATP बनेगी, तो तभी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट हो सकेगी। Now dear students, and we are going to discuss the structure of xylem as well as phloem, because these are the tissues
These are the two tissues, compound tissues, which are involved in the transport of water, minerals, and the organic food of the plant. Clear? So first of all, have a look on the structure of xylem. So xylem is composed of 4 different categories of the cells. 4 major categories हैं. Tracheids, xylem vessels, and the vessel elements, and the xylem fibers. And along with them, the only living cells, the xylem parenchyma cells. Clear? तो पहले ट्रेकीड्स के हवाले से देख लेते हैं. ये आपको जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दैट इज अ बेसिकली ट्रेकीड. दे आर डेड एंड दे आर इलोंगेटेड, लंबे हैं, डेड हैं, और इनके अंदर परफोरेशंस हैं. ये सुराख नजर आ रहे हैं आपको, पिट्स नजर आ रहे हैं, सिंपल पिट्स विद टेपरिंग एंड्स. टेपरिंग का मतलब ये दरम्यान से बल्कि एंड से पॉइंटेड. एंड हैव लिग्निफाइड वॉल्स, मतलब दे हैव गॉट लिग्निन इम्प्रेग्नेटेड इन देयर सेकेंडरी वॉल्स. यूनिवर्सली प्रेजेंट इन जाइलम, ये एमसीक्यू उसके लिए मार्क कर लीजिए. जो ट्रेकीड्स हैं, दे आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स. जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें ट्रेकीड्स तो हर हाल में हैं. इसी वजह से देयरफॉर द वेस्कुलर प्लांट्स, as they all of them they possess the tracheids, they are called as tracheophytes. So they are called, because therefore they are called tracheophytes. किसके behalf के ऊपर? tracheids के behalf के ऊपर. Now the xylem vessel. अच्छा, xylem vessel ये भी dead है, very long, highly thick walled. Word is highly, याद रखिएगा, highly thick walled. A tubular structure formed by, कैसे बनता है? Fusion of vessel elements. वेसल एलिमेंट्स के फ्यूजन से बनता है ये जाइलम वेसल. और देयर जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, देयर एंड टू एंड ज्वाइंट इन अ रो. इस तरह से तरतीब से एक के साथ एक ऐसे जुड़ा हुआ है. ये जाइलम वेसल, ये दूसरे के साथ जुड़ गया, दूसरे जाइलम वेसल के, ये तीसरे के साथ जुड़ गया, ये चौथे के साथ जुड़ गया. तो ये पूरी क्या कहलाएगी? जाइलम वेसल. ठीक है, और इसका इंडिविजुअल यूनिट, दिस इज जाइलम एलिमेंट, जाइलम और वेसल एलिमेंट और वेसल एलिमेंट. तो ये वेसल एलिमेंट्स मिलकर बना रहे हैं जाइलम वेसल. पूरी ट्यूब बन रही है. सो इट इज अ डेड, वेरी लॉन्ग, हाईली थिक वॉल ट्यूब, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसल एलिमेंट्स व्हिच आर एंड टू एंड ज्वाइंड एंड टू एंड इन अ रो, ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स. तो ट्रेकियोफाइट्स में जो एंजियोस्पर्म्स हैं, द फ्लावरिंग प्लांट्स और द क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं. क्लियर? नाउ द वेसल एलिमेंट्स. तो जैसे जिक्र हुआ, ये छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स हैं, दोनों एंड से ओपन होती हैं. ठीक है, और ये एक ट्यूब, ये एक वेसल एलिमेंट, ये दूसरा वेसल एलिमेंट, एंड टू एंड दे आर ज्वाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म द जाइलम वेसल. क्लियर? सो दे आर शॉर्टर देन ट्रेकीड्स. ट्रेकीड्स से ये छोटे होते हैं. देखिए, ये 2 मिलकर एक बना रहे हैं, ये 2 1 के बराबर आ रही है, ये अकेला इससे लेंथी है. सो दे आर शॉर्टर देन ट्रेकीड्स एंड दे फॉर्म द पाइपलाइन, मतलब कि जाइलम वेसल. क्लियर? अब आते हैं जाइलम फाइबर्स की तरफ. तो ये जाइलम वेसल, बहुत सारी वेसल्स हैं, इनको आपस में किसने जोड़ कर रखा हुआ है? जाइलम फाइबर्स ने. क्लियर? सो हियर इज, ये ऊपर से आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ. जाइलम एलिमेंट्स, और ये इनके दरमियान में मौजूद हैं द फाइबर्स, तो इनको जोड़ करके रखते हैं. सो दे आर ऑल्सो डेड बट नैरो, हाईली इलोंगेटेड, हाईली थिक वॉल्ड विद टेपरिंग एंड्स, जिस तरह से ये होते हैं. मेनली मैकेनिकल सपोर्ट, इनका जो मेन काम है वो मैकेनिकल सपोर्ट है. और 5वें जो सेल्स हैं, अच्छा ये भी डेड. अब आपने एक बात नोट करनी है, जाइलम फाइबर्स डेड, वेसल एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो डेड. द जाइलम वेसल चूंकि इसी से मिलकर बनी है, दे आर ऑल्सो डेड. ट्रेकीड्स दे आर ऑल्सो डेड. इसलिए याद रखिएगा, आपने वर्ड पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द जाइलम सेल्स आर डेड. सिर्फ एक ही लिविंग है, आपने याद रखना है. ओनली लिविंग सेल इज द जाइलम पैरेन्काइमा. और पैरेन्काइमा की एक ही खासियत होती है, ये स्टोरेज ऑर्गेनेल, इसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं. सो the only living cell of the xylem, thin walled,
ब्रॉड सेल्स, बड़े बड़े चौड़े सेल्स होते हैं। दे स्टोर वाटर एंड मिनरल्स टेम्पोररली ड्यूरिंग कंडक्शन, क्लियर। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। अब फ्लोएम में तकरीबन सारे सेल्स जो हैं वो जिंदा हैं, लिविंग हैं, सिवाय एक के। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर अलाइव एक्सेप्ट द वन सेल विच इज कॉल्ड द जाइलम विच इज कॉल्ड द फ्लोएम फाइबर। सिर्फ ये डेड है, बाकी सारे जिंदा है, लिविंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सीव ट्यूब्स। सो सीव ट्यूब्स ये भी इसी तरह से जैसे वो पाइप बनते हैं ट्रेकिड्स, इसमें भी ट्यूब्स हैं। द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखें, दिस इज अ सीव ट्यूब, ये पूरी ट्यूब है एक, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसलोकेट्स, ये हेल्प करती है ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स जैसे सुक्रोज वगैरह थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट में इसकी ट्रांसपोर्टेशन इसका काम है। लेकिन बनती कैसे है? इट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सो इट इज़ अ लिविंग सेल। इसी तरह से सीव ट्यूब एलिमेंट क्या है? ये छोटे छोटे जो ट्यूब्स हैं, ये वाली, ये दरमियान से थोड़ी नैरो होती हैं, एंड से थोड़ी ब्रॉड होती हैं, ठीक है। दे आर थिन वॉल्ड, दे आर लिविंग सेल्स, नो न्यूक्लियस। ये ख़ास बात मार्क कर लीजिए, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ टॉपिक नंबर इसमें ऑफ 4 में, कि जैसे कि जो रेड ब्लड सेल, मेमिलियन रेड ब्लड सेल, मैच्योर जो रेड सेल होता है जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं है। और दूसरा अगर किसी में न्यूक्लियस नहीं है तो प्लांट्स में सीव ट्यूब एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्योंकि जब ये मैच्योर हो, ऐसा नहीं है कि शुरू से नहीं होता, शुरू से होता है, शुरू से तो रेड सेल में भी होता है जब वो एरिथ्रोब्लास्ट होता है, लेकिन जब वो मैच्योर होता है तो उसमें से वो न्यूक्लियस इट इज़ स्किप्ड, इट इज़ लॉस्ट। इसी तरह से यहाँ पर जब ये इमेच्योर होता है सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, तब इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट वंस दे बिकम मैच्योर द न्यूक्लियस इज लॉस्ट, सो दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। दे आर नैरो एट द सेंटर, याद रखना है, दे आर नैरो एट सेंटर, दरमियान सेंटर से नैरो, एंड वाइड एट एंड्स। द ट्रांसवर्स और ओब्लिक सीव प्लेट्स यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से ट्रांसवर्स या ओब्लिक प्लेट्स हैं which separates two successive tube elements। MCQ मार्क कर लीजिए, 2 सक्सेसिव ट्यूब एलिमेंट्स को आपस में कौन सेपरेट कर रही है? सीव प्लेट, ठीक है। एंड चूंकि अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल की सारी पोटेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके पास न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये कंट्रोल करेंगे कंपेनियन सेल, जो कंपनी दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसलिए तो उनको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। So they control the functions of sieve tube elements as they do not have any nucleus, no nucleus। तो इनकी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करेंगे। और याद रखिएगा, sieve tube element प्लस companion cell, इसी को कहते हैं the functional unit of phloem। It provides तो companion cell का एक तो फंक्शन ये होगा, दूसरा it provides energy to the sieve tube elements, provides energy, ये चीज़ याद रख लीजिए MCQs के लिए। एंड फ्लोएम फाइबर द ओनली डेड सेल, याद रख रहे हैं, वहाँ पर ओनली लिविंग सेल था जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पर ओनली लिविंग सेल है द फ्लोएम फाइबर इन द फ्लोएम। सो इट इज़ सपोर्टिंग रोल है इसका, ये थिक वॉल्ड होता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये बेसिकली वाटर स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, जैसा कि पैरेन्काइमा की खासियत होती है, ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, सो दे एक्ट एज स्टोरेज हाउसेस, क्लियर। सो हियर इज द डायग्राम, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एलिमेंट, एंड इनके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में किसने जोड़ा हुआ है? सीव प्लेट ने। और ये इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी तो वो चलते जाएंगे, सो मेकिंग द सीव ट्यूब। Dear students, let's have a quick quiz for you for today's lecture. So first one is, the only living cells in the xylem tissue are xylem vessel elements or tracheids or xylem parenchyma or xylem fibers।
dear students, what's your answer? So all these three are dead. The only living cell is parenchyma, which also stores the water. The outer membrane of pericardium is attached with, तो pericardium की जो outer membrane है, clear? So outer membrane is attached with the fibrous tissue, clear? So उसके दो पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट. इनर पार्ट की दो मेम्ब्रेन्स हैं, तो बात किसकी हो रही है? पेरिकार्डियम की. इनर मेम्ब्रेन की जो इनर पार्ट है उसकी दो मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन इट इज अटैच्ड विद द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द आउटर पार्ट. ठीक. द लैटिन नेम फॉर हार्ट इज, सो लातीनी जुबान में हार्ट को क्या कहा जाता है? हार्ट ही कहा जाता है, या कॉर कहा जाता है, या कार्डिया कहा जाता है, या पंप कहा जाता है? सो इट इज कॉल्ड कॉर, जिससे हम एडजेक्टिव डिराइव करते हैं कोरोनरी. क्लियर? मोस्ट ऑफ द आयंस आर टेकन अप बाय द रूट्स बाय डैश ट्रांसपोर्ट. सो बाय एक्टिव, बाय पैसिव, बाय डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो एक ही आंसर है इसका, और आपको मार्क करवाया था मैंने. मोस्ट ऑफ द आयंस आर टेकन अप बाय active transport. The middle tunic of heart is made up of, so tunic means layer. So middle layer of heart is made up of serous layer, cardiomyocytes, squamous epithelium और cuboidal epithelium. So it is made, muscular layer है, it is made up of cardiomyocytes, मतलब के the cardiac cells. The left ventricle is dash times thicker than the right ventricle, 2 times, 3 times, 4 times or 5 times. So it is 3 times thicker than the right one, as it has to pump the blood to all parts of the body, to all the systems of the body. So in order to exert greater pressure, the aortic arc have dash branches. So aortic arc से कितनी branches निकलती हैं dear students? 3. Carotid and the subclavian and brachiocephalic. And the heart valves are formed by a fold of, dear students, तो किससे बनते हैं इसके? जो हार्ट के जो valves होते हैं, means the AV valves etc. So they are made up from pericardium, endocardium, epicardium or myocardium. So the correct answer is endocardium. क्योंकि चैम्बर की अंदर वाले साइड पे तो वो मौजूद हैं वॉल्व्स, और उसी की ही फोल्ड से बनते हैं, एंडोकार्डियम के ही फोल्ड से बनते हैं द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस द मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और उसमें जो जो पॉइंट्स बन सकते हैं, जो जो पूछे जा सकते हैं एंट्री टेस्ट में, वी हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड देम, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस अ फ्यू ऑफ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द एंट्री टेस्ट. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई आपको रिजर्वेशन है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, सो पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर यू सून, एंड फॉर मोर MCQs यू मे कंसर्न द ऐप. अल्लाह हाफिज़.